मौका नहीं दिया। जातिवादिता वहाँ चरम पे है। समाजवाद के चोले के अंदर उनका जातिवादी स्वरूप वो सबके सामने प्रकट है और दिखाई पड़ता है। और जातिवाद का भी वो केवल नाम लेते हैं, अपनी जात के भी। तो एक बात कहूँगा कि जातीय विद्वेष को छोड़ करके, धार्मिक जो है विखंडन जो है उसको छोड़ करके आप विकास की बात करिए, अपने रोजगार की बात करिए, अपने उन्नत भविष्य के लिए प्रयास करिए। और उसके लिए आप कांग्रेस के साथ आइए। हम आपको रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, हम आपको स्टेडियम देंगे, हम आपके उन्नत भविष्य के लिए सबसे लड़ करके आपका हक दिलाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ उपाध्याय। इस समय उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले आजमगढ़ में हूं। वही आजमगढ़ जिला जिसमें 10 विधानसभा, 2 लोकसभा है और 2 लोकसभा में एक लालगंज लोकसभा, एक सदर लोकसभा है। हमारे साथ इस समय आजमगढ़ जिले के लाल, आजमगढ़ के रहने वाले, जिसको आप लोगों ने विभिन्न चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से देखा होगा, जो बानर सेना बनाकर कोविड काल के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में मदद कर रहे थे। हमारे साथ जो बसपा के दिग्गज नेता माने जाते थे, अतरौलिया विधानसभा से कभी यह बसपा के प्रभारी हुआ करते थे, आज इन्होंने कांग्रेस का दामन पकड़ लिया है, हाथ पकड़ लिया। कांग्रेस ने इनको पर भरोसा जता के अतरौलिया विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन हम अपने प्रिय दर्शकों को बताना चाहते हैं, हमारे साथ इस समय रमेश दुबे जी हैं, जो इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश भैया, आप लगातार कोविड काल में लोगों की मदद कर रहे थे और आपको एक बसपा का ब्राह्मण चेहरा का मजबूत चेहरा माना जाता था, ब्राह्मण समाज का। क्या वजह रही कि आप कांग्रेस में आ गए? पहला सवाल। सबसे पहली बात, कोरोना काल में जब हम लोग देख रहे थे भाई भाई का नहीं हो रहा था, रिश्तेदार नातेदार लोगों को छोड़ के भाग रहे थे, उस दौरान हमने एक बानर सेना नाम के संगठन का गठन किया, जिसमें हमारे कुछ सीनियर्स, कुछ हम लोग मिल करके धीरे धीरे उसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने जुड़ करके काम करना शुरू किया। पूरे कोरोना काल में हम लोगों ने पूरी मेहनत के साथ जनता के साथ लग करके उनकी पीड़ा को कम करने का प्रयास किया। इस दौरान मैंने देखा कि राजनीतिक पार्टियों का जो रोल होना चाहिए था इस कोरोना के दौरान, वो नहीं आया। उस दौरान मैंने देखा कि अगर कोई पार्टी फ्रंट पे रह करके पब्लिक के साथ खड़ी थी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। उसने विभिन्न प्रकार से पब्लिक को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया, उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश की और उनके दुख दर्द को कम करने का प्रयास किया। मैं इसी भावना से उनसे प्रेरित होकर के बहुत दिनों से विचार करता रहा और अंत में मुझे लगा कि नहीं, एक सोच, एक विचारधारा की एक ऐसी पार्टी जहां किसी तरह की जातीय भावना नहीं है, किसी तरह की दलगत भावना नहीं है, कोई धार्मिक भावना नहीं है, वहाँ सारी चीज़ों से ऊपर उठ कर के मानवता ही एक भावना है। उसके अनुसार मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने प्रयास किया कि मुझे इस दल में लिया जाए और इस दल ने भी मेरा मान रखते हुए, मेरा सम्मान रखते हुए मुझे अतरौलिया से प्रत्याशी बनाया। क्या वजह रही आपको 2017 में विधानसभा बसपा से प्रभारी प्रत्याशी बनाया गया था, फिर कुछ समीकरण हट गए, आप दूसरे प्रत्याशी टिकट बना, तब से आप बसपा में लगातार बने रहे और अतरौलिया विधानसभा में अगर जाति की बात कर लें तो ब्राह्मण समाज के आप मजबूत चेहरा माने जाते थे, क्यों मौका बसपा ने आपको नहीं दिया? इसके लिए तो अब बिल्कुल सही बात तो उच्च स्तर के जो नेता हैं बसपा के वही बता सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि बहुजन समाज पार्टी किसी विचार को, किसी जो है आचरण को, किसी सामाजिक जो है बहुत ही दुलार दिया और मेरे कोरोना काल के कार्य को उन्होंने अपना ही कार्य मान के मुझको अपनाया है और मेरी 18 साल की जो भी तपस्या है, सामाजिक तपस्या, वो भी मैंने कांग्रेस के ही साथ में जाकर के उसका पूरा समर्पण कर दिया। तो क्या लगता है कि अतरौलिया विधानसभा में जो विकास होना चाहिए वो विकास हुआ कि नहीं? क्योंकि वहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार यही कहते हैं जो भी विकास हुआ है हमारे कार्यकाल में हुआ, समाजवादी पार्टी ने अतरौलिया में विकास की ईंट रखी है। लगभग 34 साल से पिता पुत्र मिलकर के अतरौलिया का दोहन कर रहे हैं, विकास के नाम पे शोषण कर रहे हैं। विकास के नाम पे खाली बिल्डिंगें हैं, उसमें अगर उनसे पूछा जाए विकास हुआ है, वो तुरंत अंगुली उठाते हैं कि मैंने 200 बेड का हॉस्पिटल बनाया। हॉस्पिटल के लिए ईंट खड़ी कर दी, उसमें डॉक्टर्स नहीं हैं, दवाएं नहीं हैं, लोगों को इंजेक्शन नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। आप जान लीजिए विकास के नाम पे केवल और केवल जनता का शोषण हुआ है। किसानों के लिए आप देखिए गन्ना तौल के जो केंद्र हैं वहाँ आप जा कर के कभी भी देख सकते हैं 5 से 7 कुंटल घटतौली होती है।
अगर उसके लिए किसान नहीं तैयार है तो उसका गन्ना तौला नहीं जाएगा। वो बिचौलिए वहाँ के जो गन्ना माफिया हैं और उन्हीं द्वारा पोषित और पालित हैं। जो जनता क्यों विरोध नहीं करती, क्यों उन्हीं को मौका देती है? जनता को देखिए गुमराह किया जाता है, जनता भोली भाली है, उनके साथ छल किया जाता है, उनको झूठे स्वप्न दिखाए जाते हैं, बिल्डिंग दिखाई जाती है, रोड दिखाई जाती है, जबकि रोड में भी कमीशन खाया गया, बिल्डिंग में भी कमीशन खाया गया और जनता को दिखाया गया कि हमने विकास किया। अच्छा, जनता के दिमाग में ये किस आधार पे आप कह सकते हैं कमीशन खाया गया, और कमीशन खाया गया तो किनके द्वारा खाया गया? देखिए, ये जो भी बिल्डिंगें बनी, जो भी रोड बने, इसमें निश्चित रूप से उनके ही पसंदीदा ठेकेदार रहे। और अगर किसी का पसंदीदा ठेकेदार है तो ये अवश्य है कि आपका कहीं हित लाभ उसमें छिपा हुआ है। अगर आपका लाभ नहीं है तो आप किसी व्यक्ति विशेष को ठेकेदारी कराने का प्रयास क्यों करेंगे? सारे ठेकेदार इन्हीं के चट्टे बट्टे हैं या तो इनके परिवार के ही लोग हैं। और आप जान लीजिए कि सारी बिल्डिंग, सारा रोड, सब में केवल ये है कि पीछे से हाथ घुमा के लेन देन का मामला है। और रही बात विकास की, अगर विकास होता तो समुचित स्वास्थ्य व्यवस्थाएं होती, डॉक्टर जो है हॉस्पिटल में बैठता, दवाएं मिलती, इंजेक्शन मिलती, ऑक्सीजन मिलता। लेकिन स्थितियां क्या हैं, इनकी नाक के नीचे वही डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर जाके प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और जनता को मजबूरन हॉस्पिटल से दलाल भेजते हैं कि जाके वहाँ डॉक्टर साहब बैठे, वहाँ जाके दवा लीजिए। और ये समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक जी बखूबी जानते हैं। सत्ताधारी दल के, भाजपा के तमाम संगठन पदाधिकारी जो यहाँ पे हैं वो भी जानते हैं। उसमें सबका बंदरबाट है, सबका मिला जुला हिस्सा है। सभी लोग खा पी करके जनता का भरपूर शोषण कर रहे हैं। आप लेबियों पे देख लेंगे तो वहाँ पे धान माफिया सक्रिय है। वो जो है किसानों को बता देगा कि तुम्हारा गीला धान है, तुम्हारा पीला धान है, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा वैसा है, रेट ये लेंगे वो लेंगे। सामान्य किसान का तौल नहीं होगा, उसका नहीं लिया जाएगा। सामान्य किसान केवल खड़ा रहेगा या तो बिचौलिए को बेच देगा। अच्छा, अगला सवाल ये है, तमाम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी लिख रहे हैं कि रमेश दुबे जो वहाँ के बसपा के प्रत्याशी हैं उनके कभी खास हुआ करते थे और कोविड काल से कुछ मनमुटाव हुआ। डॉक्टर के रूप में उनका सम्मान करता था और सम्मान आज भी डॉक्टर के रूप में उनका करता हूं। परंतु वो चूंकि दो चीज़ें हैं, उनके साथ दो परेशानियां हैं। एक तो जैसे हम लोग सामान्य तौर से जब बड़े होते हैं तो कमाने जाते हैं लुधियाना, पटियाला, बम्बई, दिल्ली, उसी तरह से वो रायबरेली से कमाने आया अतरौलिया। और अतरौलिया को उन्होंने, क्या डॉक्टर सरोज पांडे जी रायबरेली के रहने वाले हैं? जी, वो रायबरेली के रहने वाले हैं। और उनके विषय में मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि अतरौलिया की धरती पे वो आए और उन्होंने प्रखर देखा कि यहाँ पे बड़ी उर्वरा धरती है हॉस्पिटल के लिए। उन्होंने तत्काल एक हॉस्पिटल बनाया, सरकारी नौकरी छोड़ करके, और उस तत्काल हॉस्पिटल बनाया। उस हॉस्पिटल से पूरी अतरौलिया का दोहन किया और अतरौलिया का दोहन करके रायबरेली में तमाम जो है बिल्डिंगें, तमाम स्थान बनाया, वहाँ के लोगों को लाभ पहुँचाया। अतरौलिया के लोगों का खून निकाल करके ले जाके रायबरेली में डंप किया। मैं इसके लिए उनका विरोध करता हूँ। इस बार आपका मुद्दा क्या होगा? कांग्रेस ने आपके ऊपर भरोसा जताया है और आप हाथ का पंजा लेके लोगों के बीच में जाएंगे, क्या मुद्दा होगा? ये पंजा अगर आपका मजबूत है, हाथ आपका मजबूत है, तो आपको भोजन कभी कभी नहीं होगी। आपके किसी भी कार्य को करने के लिए आपका हाथ मजबूत होना ज़रूरी है। मेरे मुद्दे केवल एक हैं कि किसी का शोषण मैं होने नहीं दूंगा। ये गन्ना माफियाओं को मैं ख़त्म करूंगा, बिचौलियों को ख़त्म करूंगा, धान माफिया को ख़त्म करूंगा। ये दवाओं के बिचौलिए जो हॉस्पिटलों पे घूम रहे हैं दलाल, इन लोगों को वहाँ से बिल्कुल आप जान लीजिए निश्चित रूप से इनको वहाँ से दूर करूँगा। और इसके साथ नौजवान साथियों के लिए हमने अपने मन से विचार किया है, बहुत मैंने विचार किया। 34 साल से दोनों पिता पुत्र वहाँ पे काबिज हैं और एक बार इनको ख्याल नहीं आया कि नौजवानों के लिए एक अच्छा सा स्टेडियम बना दें जिसमें वो जा करके प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। वहाँ पे तमाम तरह की व्यवस्थाएं उनके लिए हो सकती हैं। वो फोर्स में जा सकते हैं, तैयारी करेंगे, स्पोर्ट्स अच्छा हो सकता है। लेकिन इस तरफ उनका ध्यान नहीं गया। तो मैं वादा करता हूँ कि अगर मैं आया तो एक अच्छा स्टेडियम अतरौलिया को दूंगा जहां नौजवान हमारे तैयार होंगे, इस देश की सेवा करेंगे, हमारी अतरौलिया की सेवा करेंगे और हमारा नाम ऊंचा करेंगे। युवाओं के लिए आपके मन में है कि स्टेडियम अतरौलिया विधानसभा में बनेगा, और स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, स्वास्थ्य
कि समुचित व्यवस्था तभी होगी जब ये बिचौलिए खत्म होंगे। जी। इसके लिए तो मैं बिल्कुल जान लीजिए वचनबद्ध हूँ, कृतबद्ध हूँ कि मैं हर हाल में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारूंगा। किसी को प्राइवेट प्रैक्टिस कोई कर नहीं सकता, किसी को करने नहीं दूंगा, और बिचौलिए हॉस्पिटल के आसपास नहीं पटक पाएंगे। अतरौलिया विधानसभा सपा का गढ़ माना जाता है, तो उस बीच आप कैसे उस किले को ध्वस्त करेंगे, कैसे चुनौती देंगे? जनता के सामने कोई गढ़ नहीं है। जनता को गुमराह किया गया, जनता को बताया गया, जनता के साथ जातिवाद की भावनाएं उनके अंदर भरी गई, और बहुत दिनों से लगातार, अगर मैं कहता हूं, एक मिनट मेरी बात को जनता तक पहुंचाया ही जाए कि ये समाजवादी पार्टी जो कि यादव की हितैषी बनती, यादव वो नारा देते हैं समाजवादी। हाँ। समाजवादी मतलब सारे समाज हमारे साथ हैं, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं, और आप कह रहे हैं सिर्फ जाति विशेष के लोग। हाँ, नहीं, वो कहते हैं, उनकी कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आप देख लीजिए, उनका समाजवाद देख लीजिए कि माननीय बलराम जी समाजवादी, उसके बाद उनके सबसे बड़े, उनके सबसे ज़्यादा और प्रिय पुत्र संग्राम जी, वो समाजवादी निकले। दूसरा कोई समाजवादी पूरी अतरौलिया में नहीं मिला। जो भी समाजवादी बनने का प्रयास किया वो यादव वर्ग का भी अगर रहा तो उसको उन्होंने कहीं ना कहीं एक सिरे से ख़त्म कर देने का प्रयास किया और उसे एक तरफ से किनारे कर ही दिया। आपने ये बता दिया कि समाजवाद परिवारवाद की पार्टी है। अगर हम आजमगढ़ जिले की बात कर लें तो क्या समाजवाद में समाजवादी पार्टी ने क्यों ब्राह्मण और क्षत्रिय को मौका नहीं दिया? जातिवादिता वहाँ चरम पे है। समाजवाद के चोले के अंदर उनका जातिवादी स्वरूप वो सबके सामने प्रकट है और दिखाई पड़ता है। और जातिवाद का भी वो केवल नाम लेते हैं, अपनी जात के भी तो ऐसी नहीं है। जातिवाद का अगर उनके अंदर गुण होता या जातिवाद के लिए ही वो प्रयास कर रहे होते तो बलराम यादव के बाद संग्राम यादव ही पूरी बिरादरी में, पूरे यादव बिरादरी में योग्य व्यक्ति निकले अतरौलिया में। ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। बड़े ऊर्जावान लोग हुए और सभी यादव बिरादरी से तमाम लोग हुए, लेकिन उन्होंने पनपने नहीं दिया उन्होंने कभी। चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे अन्य कोई क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, या जो है ठेकेदारी का ही माध्यम हो, वो भी उनके घरे घराना वाला सिस्टम है। घरे घराना खाए वही। अब दुबे जी, उनकी आपने बात कर ली। अगर आपकी बात की जाए तो आप काफ़ी युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं, तो आपसे तमाम युवा जुड़े हुए हैं। क्या युवाओं को संदेश देना चाहते हैं नेशनल टीवी न्यूज़ के माध्यम से? मैं युवाओं से केवल एक बात कहूँगा कि जातीय विद्वेष को छोड़ करके, धार्मिक जो है विखंडन जो है उसको छोड़ करके आप विकास की बात करिए, अपने रोजगार की बात करिए, अपने उन्नत भविष्य के लिए प्रयास करिए, और उसके लिए आप कांग्रेस के साथ आइए। हम आपको रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, हम आपको स्टेडियम देंगे, हम आपके उन्नत भविष्य के लिए सबसे लड़ करके आपका हक दिलाएंगे, आपको अधिकार दिलाएंगे। देखिए, जो बातें अंतर्मन से निकलती हैं और जो वास्तव में जनहित की होती हैं, वो अगर कहीं दूर भी हैं तो सबके पास पहुंच जाती। मेरे दिल से ये आवाज़ है, मेरा यही अपनी आत्मा अंतर्मन से ये प्रयास है कि पब्लिक की पीड़ा, जनता की पीड़ा, लोगों का दर्द, लोगों का ये जो खालीपन है, उसको मैं किसी तरह से भर पाऊँ, उनके दुख दर्द और पीड़ा को किसी तरह से कम कर पाऊँ। ये बेरोजगारी जो चरम पर है, हमारे नौजवान भाई इधर उधर भटक रहे हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कुछ राजनीतिक पार्टियों ने उनको पन्ना प्रमुख बनाया। अंडर एज लोगों को, 14, 15, 16 साल के बच्चे, उनको पन्ना फाड़ के पकड़ा के पन्ना प्रमुख बना दिया। उनके भविष्य का पन्ना उन्होंने फाड़ दिया। उन्होंने भविष्य के सुनहरे सपनों को उन्होंने वहीं पर रौंद दिया जिस दिन उनको पन्ना पकड़ा के पन्ना प्रमुख बनाया। आप खुद सोच सकते हैं कि 14-15 साल का बच्चा जो इस बात को समझ भी नहीं सकता कि मैं किस स्थिति में हूँ, उसको पन्ना प्रमुख बना के आप दौड़ा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि राजनीतिक पार्टियों को चाहिए कि मानवीय धर्म को समझ के, मत जातीय बातें करिए, ना जो है धार्मिक बात करिए, मानवीय धर्म को समझ के युवाओं को कम से कम देश के लिए तैयार होने दीजिए, उनको प्रोत्साहित करिए, उनको दिशा दीजिए। तो क्या आजमगढ़ में कांग्रेस का क्या माहौल है? आजमगढ़ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, यहाँ तक कि 5 राज्य में जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस के विषय में, कांग्रेस के नीतियों के विषय में, कांग्रेस के सिद्धांत के विषय में पब्लिक ने बहुत बखूबी बारीकी से निरीक्षण किया है। पब्लिक को ये महसूस है, जनता ये जान रही है, लोग ये जान रहे हैं कि इसके अलावा कोई भी ऐसा दल नहीं है जहां जनता के हित के विषय में सोचा जाए, जनता के दुख दर्द के विषय में सोचा जाए। और इस विषय पे लोग सोच करके, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 5 राज्य में सरकार बनाएंगे।
तो आपने देखा हमारे साथ असौलिया विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी रमेश दुबे जी थे, जिन्होंने अपने मुद्दे और अपने पार्टी के विचारों को आप तक पहुंचाने का काम किया। ये युवाओं को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर चुनावी माहौल में कूदे हैं और इन्होंने बताया कि अगर हमको जनता मौका देगी तो हम तीनों बातों पर विशेष कर से ख्याल रखेंगे और समय समय पर मैं दुबे जी से आपको अपडेट कराता रहूंगा। नामांकन के बाद भी इनसे बातचीत करूंगा, इनके विचार क्या है, माहौल क्या है। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।